Welcome to Boost Ice Pieces. Today's next lecture of Modern Indian History, Gandhi and his movement. Okay. Gandhi ji was born on 2nd of October 1869, पोरबंदर, गुजरात. उनकी प्राइमरी एजुकेशन होती है गुजरात में एंड ही गॉट मैरिड टू कस्तूरबा गांधी एट द एज ऑफ 13 और बैरिस्टर की ट्रेनिंग के लिए इनर टेम्पल कॉलेज लंदन में जाते हैं. उनके फादर थे करमचंद गांधी जो दीवान थे पोरबंदर, वनकानेर एंड राजकोट के. एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज कावा गांधी. ठीक है. 1894 में गांधी जब अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पे 1894 में वो नेटल इंडियन कांग्रेस को फाउंड करते हैं अपने कुछ कलीग के साथ मिलके. बाद में वो टॉल्स्टॉय फॉर्म भी वहाँ पे बनाते हैं और फिर न्यूज़पेपर भी एक स्टार्ट करते हैं बाय द नेम ऑफ इंडियन ओपिनियन, पब्लिश्ड इन इंग्लिश, गुजराती, हिंदी एंड तमिल. ठीक है. देन ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड आश्रम नोन एज द फिनक्स एट द डरबन, साउथ अफ्रीका 1904 में. बाद में इसको फिर से रीओपन किया गया था 27 फरवरी 2000 को. ठीक है. देन जो फेनॉक्स आश्रम था ये गांधी जी का फर्स्ट आश्रम था जो इस्टेब्लिश किया गांधी जी ने. और गांधी जी के जो थॉट्स थे वो ज़्यादा इंक्लाइंड थे प्रैक्टिकल आइडियलिज्म पे, ना कि सिंपली आइडियलिज्म पे. और कुछ इनके बिलीव्स कई बार मार्क्सिस्ट से भी मिलते थे, लाइक द रिमूवल ऑफ द स्टेट. और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ये कहलाने से कि उनको कोई फिलोसॉफिकल अनार्चिस्ट कहा भी जाता है. देन गांधी जी बिलीव्ड इन टू प्रिंसिपल्स, दैट इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रामराज्य. और वो कहते थे कि यही दो चीज़ें हैं जो मॉडर्न सोसाइटी को बना सकती है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. और वो अपने आप को ट्रू सोशलिस्ट भी बोलते थे बिकॉज ही टुक केयर ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरेस्ट. और वो चाहते थे कि पूरी जो नोबल आइडियाज है सोशल जस्टिस के वो उनको पूरी तरह से फंक्शंस में लाया जाए. और गांधी जी के ने अपने आप को जो लुई फिशर ये जर्नलिस्ट हैं उनसे कहते भी हैं कि आई एम ए ट्रू सोशलिस्ट एंड आई एम ऑफ माई सोशलिज्म इज प्रोग्रेस ऑफ ऑल. ये उनका एक फेमस स्टेटमेंट है. देन जो गांधी जी का सोशलिज्म है उसमें कई बार कुछ ग्लिम्पसेस हमें मार्क्सिज्म के भी मिलते हैं. सॉरी फॉर द बैड वॉइस. देन जो गांधी जी है वो चाहते हैं कि इस तरीके से काम किया जाए कि हर इंसान को काम मिले, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से मिले और उसको रेम्यूनरेशन भी सबको उसके नीड के हिसाब से सही मिलना चाहिए. और ये सोशलिज्म के ही फीचर्स हैं. गांधी जी कहते भी हैं कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग फेस्ड बाय साइंटिफिक सोशलिज्म. वेरी फेमस. इसीलिए हम गांधी जी को कई बार इंडिविजुअलिस्टिक एंड मार्क्सिस्ट भी बोल देते हैं अमंग द सोशलिस्ट. देन गांधी जी ने सत्याग्रह की स्ट्रैटेजी भी बताई होती है. उसमें वो बोलते हैं जो फास्टिंग है वो सबसे पहला हथियार है यूज़ करने का. सबसे पहले आप अनशन करिए, लास्ट क्या है, स्ट्राइक करना. वो लास्ट ऑप्शन है सत्याग्रह की स्ट्रैटेजी का. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू गांधी जी सत्याग्रह को वो अग्नि बाण बोलते हैं. ठीक है. और गांधी जी के जो सत्याग्रह का उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी हमारा एनिमी है हमें उसके जो माइंड सेट है उसको चेंज करना हमारा एम है. हमें उसको मॉरली विन करना है, ना कि फिजिकली विन करना है. सो इसी से उसकी सफरिंग कम हो जाएंगी. जो सत्याग्रह है वो अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. देन गांधी जी टर्म सेल्फ कंट्रोल एज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग. ठीक है. गांधी जी यूज्ड टू से दैट मीन्स एंड एंड्स आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन. यानी जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे उसके लिए मीन्स भी अच्छे होने चाहिए
और हम जिस लिए कर रहे हैं वो भी मोटिव अच्छा होना चाहिए, तभी वो काम ट्रू सेंस में अच्छा काम माना जाएगा। ठीक है। और गांधी जी कहते भी हैं कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ अवर मीन्स द एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। देन एट द एज ऑफ 24 1893 में गांधी जी डरबन साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, क्योंकि उनको एक गुजराती जो ट्रेडर होते हैं दादा अब्दुल्ला, वो अपना एक केस फाइट करने के लिए वहाँ भेजते हैं। लेकिन गांधी जी वहाँ 21 ईयर्स तक स्टे करते हैं, वहाँ रहते हैं। फिर 1915 को वो इंडिया वापस आते हैं। पब्लिक उनको बहुत ही इंथुआजिज्म के साथ में और खुशी के साथ में उनको वेलकम करती है, क्योंकि उनके अफ्रीका में इस वक्त तक बहुत पॉपुलैरिटी हो रखी होती है और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे अच्छे काम किए होते हैं। तो जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, जिनको वो अपना पॉलिटिकल मेंटर भी मानते हैं। इससे पहले जब गांधी जी 1901 में आए होते हैं इंडिया, तब उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पार्टिसिपेट भी किया होता है, लेकिन वो पूरी तरह इंडिया नहीं आए होते हैं, सिर्फ शायद विजिट पे रहते हैं उस वक्त। ठीक है। और इसी सेशन में एक रेजोल्यूशन ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी का अफ्रीका से रिलेटेड था, वो भी पास किया जाता है। और इस सेशन को 1901 वाले को प्रिसाइड किया था, चेयर किया था दीनशाह वाचा ने। सॉरी, बट ठीक है। फिर जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, फिर वो जब 1901 में इंडिया आए थे, तो उन्होंने अपना एक ऑफिस बॉम्बे में भी शुरू किया था 1902 में। लेकिन जब फाइनली गांधी जी 1915 में इंडिया पूरी तरीके से आते हैं, फिर इंडिया में वो अपना एक सत्याग्रह आश्रम बनाते हैं एट अहमदाबाद। बाद में इसी आश्रम को बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती के पास में 1917 में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी बाद में वहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना चाहते होते हैं, जिसके लिए सत्याग्रह वाले आश्रम में जगह कम पड़ रही होती है, तो उसको हम ऐसी जगह पे ले आते हैं जो थोड़ा बड़ा और हो सके। ठीक है, फाइन। देन गांधी जी बिलीव करते हैं जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अच्छा टूल है सोशल अपलिफ्टमेंट और पब्लिक वेलफेयर के लिए, अगर हम सही से काम करें। और गांधी जी चाहते थे जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो बहुत अच्छा एक चीज़ एक ओपिनियन है, एक अच्छी चीज़ है, जिससे हम जो ग्राम पंचायत हैं उनको पावर देके मैनेज और एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं विलेज लेवल पे। यही है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और गांधी जी चाहते थे जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, वो मोरालिटी, रिलीजन, ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों पे बेस्ड हो, ना कि सिंपल एक स्टेट पावर टाइप बन के ना रह जाए। ठीक है। और वो स्टेटलेस सोसाइटी में भी बिलीव करते थे। और गांधी जी ने जब अफ्रीका में स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पैसिव रेजिस्टेंस। बाद में इसी का इन्होंने नाम चेंज करके रिप्लेस कर दिया था सत्याग्रह। हालांकि गांधी जी के टाइमिंग गांधी जी ने इन दोनों टर्म्स का मीनिंग अलग अलग ही रखा है, जिसमें वो पैसिव रेजिस्टेंस को पॉलिटिकल वेपन मानते हैं और सत्याग्रह को वो मोरल पावर मानते हैं। तो डिफरेंस है। ठीक है। देन जब वो इंडिया आते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले वो चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं बिहार में। ठीक है। और गांधी जी जब इंडिया आते हैं तो वो बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उसको समझते हैं नेशन की रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। इसलिए आगे है इसका डिटेल कि गांधी जी को लगता है कि जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ एक मार्केट बन के रह गया है। अगर इंडिया को अपनी प्रोडक्शन और अपनी सेल बढ़ाने हैं तो हमको इंडियन गुड्स को प्रमोट करना पड़ेगा। इसीलिए वो बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स को प्रमोट करते थे। ठीक है। देन जो गांधी जी ने कई अच्छी बुक्स पढ़ी थी, उसमें से जो रस्किन बॉन्ड की बुक थी अनटू द रेस्ट, वो उन्होंने तब पढ़ी जब वो अफ्रीका में रह रहे थे। और वो कहते भी हैं कि अपनी बायोग्राफी में वो बोलते हैं गांधी जी कि इस बुक ने उनकी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि इस बुक का मैसेज था द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल। ठीक।
इसी बेसिस में गांधी जी अपनी और आइडियोलॉजी भी बनाते हैं कि सबके वेलफेयर के लिए ही काम करना ज़रूरी है। ठीक है। देन गांधी जी ने और भी सेकुलर राइटर्स को पढ़ा होता है, लाइक थॉरो, टॉल्स्टॉय। इनकी भी आइडियोलॉजी से भी गांधी इन्फ्लुएंस होते हैं। लाइक थॉरो बोलते हैं हमें सिविल डिसोबीडियंस सीखना चाहिए, और जो इसके बेनिफिट है टैक्स बैन करने में वो भी हमें पता होने चाहिए। रस्किन की जो वो सीखते हैं रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल लेबर, लाइक कोई छोटा काम भी कर रहा है, फिजिकल लेबर वाला काम कर रहा है, फिर भी हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ड्यू टू हिज वर्क। देन गांधी जी हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं विद द स्टेटमेंट ऑफ टॉल्स्टॉय, जिसमें लिखा है द रेन इट मीन्स किंगडम, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। मतलब जो ईश्वर है वो आपके ही अंदर है। इसीलिए वो और इसी सब इन्हीं सारी चीज़ों को बाद में बेसिस बनाते हैं अपने नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन वाली चीज़ों को या मूवमेंट को। ठीक है। गांधी जी बहुत हार्ड वर्क करते हैं आगे चल के अपनी लाइफ में, ताकि वो अनटचेबल्स के लिए भी अच्छा काम कर पाए। इसीलिए गांधी कहते भी हैं कि द सर्विस ऑफ हरिजन इज द बर्थ ऑफ माई लाइफ विदाउट विच आई डोंट सर्वाइव अ मिनट। ठीक है। देन गांधी जी का जो पहला मूवमेंट था इंडिया में, जो किसी भी लेवल पे हो, लोकल लेवल या इंडिया लेवल, वो था चंपारण। उसके बाद में खेड़ा फार्मर मूवमेंट होता है। तो इसको आप तीनों जो शुरू के मूवमेंट है उनको आप के का एक्रोनियम से याद रखिए। सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेड़ा। ठीक है। उसमें जो चंपारण वाला था वो बिहार में इंडिगो जो प्लांटेशन चल रहा था उससे रिलेटेड था। वहाँ के लोगों ने गांधी जी को बुलाया था कि वहाँ पे जो तिनकाठिया सिस्टम चल रहा था, जो प्लांटेशन ओनर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके थ्रू जो टैक्स रेट थे बढ़ा दिए थे और इलीगल टैक्स उनसे वसूल करने लगे थे और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सप्लॉइट करने लग गए थे। और इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स थे उसमें कि वो उस तरीके की जो कॉन्ट्रैक्ट थे उससे बाहर भी नहीं आ पा रहे थे फार्मर्स, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे। तो फिर गांधी जी ने स्टार्ट किया चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट दिस तिनकाठिया सिस्टम। एक कमेटी बनती है जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया जाता है। ठीक है। फिर बाद में डिसाइड होता है कि ठीक है, जो प्लांटेशन वर्कर हैं उनको 25% जो उनसे इलीगली जो भी जितना भी कलेक्ट किया गया है उसका 25% उनको वापस कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से जो ये चंपारण सत्याग्रह था ये सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है। और इसमें गांधी जी को परसुएट किसने किया था कि वो चंपारण आए, दैट इज़ बाय द पंडित राजकुमार शुक्ला। और इसमें और भी बहुत सारे लोग थे जो इस इन्वेस्टिगेशन में गांधी जी के साथ गए थे। आचार्य JP कल्पनानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयू, डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सारे लोग गए थे। बट एक और यूनियन लीडर थे NG रंगा, इन्होंने गांधी जी का अपोज किया था फॉर द चंपारण मूवमेंट। ठीक है। देन रविंद्र टैगोर, इन्होंने इस मूवमेंट में जब गांधी जी का रोल देखा तो उन्होंने उनको टाइटल दिया था महात्मा का। ठीक है। चंपारण मूवमेंट के बाद में गांधी जी एक्सपेरिमेंट एक इशू आता है अहमदाबाद वाला, जिसमें कॉटन मिल में जो ओनर और उसके जो लेबर थे उनके बीच में जो इशू होता है उसको सॉल्व करने का मौका मिलता है उनको। क्या होता है, जो ओनर होते हैं उनको मेन इशू ये होता है कि प्लेग आ गई होती है, लेकिन इसके बावजूद जो ओनर थे उनको बोनस देने को तैयार नहीं थे वर्कर्स को, जबकि ऐसा उनके लॉ में था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, कोई कैलेमिटी आएगी तो जितने भी वर्कर हैं उनको बोनस मिलेगा, नहीं मिलता है। ठीक है। गांधी जी वर्कर्स और ओनर्स को कन्विंस करते कि एक ट्रिब्यूनल बनाए और इनकरेज करते हैं वर लेबरर्स को कि एक फास्ट रखते हैं, उसमें वो खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटेस्ट होता है। एज रिजल्ट क्या होता है, जो ट्रिब्यूनल है वो अनाउंस करती है कि 35% कंपनसेशन मिलेगा इन कॉटन मिल वर्कर्स को ड्यू टू प्लेग, क्योंकि उनकी जो फसल थी वो ख़राब हो गई होती है। फाइन। अब आता है खेड़ा। जो खेड़ा वाला होता है ये क्रॉप फेलियर की वजह से होता है,
ये सबसे लास्ट में होता है, मैंने बताया आपको कुरान, दैट इज ठीक है। देन इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी तरीके का रेवेन्यू में कंसेशन नहीं कर रही होती है, जबकि पूरी तरीके से कॉर्पोरेट हो गया होता है यहाँ पे, और रेवेन्यू कलेक्शन उनका स्टॉप नहीं हो रहा होता है। फिर गांधी जी वहाँ पे फेवर करते हैं कि लोगों को सत्याग्रह करना चाहिए वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी गांधी जी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सत्याग्रह इन फेवर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। देन सुभाष चंद्र बोस होते हैं, वो गांधी जी को द फादर ऑफ नेशन का टाइटल उन्होंने दिया होता है। वो एक बार अपने आज़ाद हिंद रेडियो पे अनाउंस करते हैं जुलाई 1944 में। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं द फाइनल बैटल ऑफ फॉर इंडियन द फाइनल बैटल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस हैज स्टार्टेड, द फादर ऑफ नेशन वी नीड योर ब्लेसिंग एंड गुड विशेस on this expedition. So in this he said father of nation for गांधी, ठीक है। देन अब कुछ नाम आएंगे जो गांधी जी की लाइफ में जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लाइक प्यारेलाल नायर, ये गांधी जी के सेक्रेटरी थे ड्यूरिंग नौखाली इंसिडेंट। देन सुशीला नायर जो उनकी सिस्टर थी, ये गांधी जी की पर्सनल डॉक्टर थी। जो प्यारेलाल थे इन्होंने गांधी जी की लाइफ में स्पेशली उनके डांडी मार्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होता है। देन जमनालाल बजाज, ये एक क्लोथ ट्रेडर होते हैं, बैंकर होते हैं और कांग्रेस के सोशल वर्कर भी होते हैं। ये वर्धा के बड़े बिजनेसमैन होते हैं और ये गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी की पॉलिसीज़ और उनके व्यूज़ से बहुत अटैच हो जाते हैं। है पूरी लाइफ टाइम बाद में गांधी जी के फॉलोवर रहते हैं, कांग्रेस को भी ज्वाइन करते हैं। फिर बाद में इन्होंने अपने राय बहादुर का इनको जो टाइटल मिला होता है वो भी ये दे देते हैं वापस ब्रिटिशर्स को फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर पॉलिसीज़। बाद में ये गांधी जी के ये ट्रेजरर ऑफ कांग्रेस भी बनते हैं और गांधी सेवा संघ भी बनाते हैं। ये कौन, ये जवाहरलाल बजाज, ठीक है। और इनका डीप इंटरेस्ट था विलेज इंडस्ट्री में और हैंडलूम क्लोथ्स में। 1923 में ये जेल भी जाते हैं जब ये नागपुर फ्लैग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं। 1930 में भी जाते हैं फॉर द पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चार्ल्स एंड्रयू ऑल्सो नोन एज दीनबंधु एंड्रयू, ये प्रोफेसर थे सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के। ये इंडियन से बहुत डीपली अटैच थे और हर तरीके से इंडियन बनना चाहते हैं और इनके कई इंडियन लीडर से भी अच्छे रिलेशन थे, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी। और ये गांधी जी के फिनिक्स आश्रम में भी उनके साथ रहे थे, ठीक है। गांधी जी जब इनसे मिलते हैं फिर देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो चार्ल्स एंड्रयू थे ये बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, और इसलिए गांधी जी इनको टाइटल देते हैं दीनबंधु का, चार्ल्स एंड्रयू को, ठीक है। एंड्रयू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं इन 1925, देन इन 1927 में। और गांधी जी को कैंपेन करते हैं जब गांधी जी लंदन जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो कमेंट करिए आप कि गांधी जी कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था गांधी जी ने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो गांधी जी उन्होंने कांग्रेस को से रिज़ाइन कर दिया था 1934 में। इसीलिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो उस वक्त गांधी जी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, ठीक है। और बाद में फिर रिज़ाइन करने के बाद में गांधी जी सिंपली पॉलिटिकल सिनेरियो से तो डायरेक्टली नहीं काम करते थे, लेकिन उनके आइडियोलॉजीज़ को बहुत फॉलो किया गया, अभी भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। देन 1903 में गांधी एक अपना लॉ फर्म बनाते हैं जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पे रुकते भी हैं 1910 तक। और गांधी जी अपने प्रिंसिपल्स का, उनका जो ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल था वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसमें वो ये बताते हैं कि जो जिस इंसान के पास जो भी प्रॉपर्टी है, इकोनॉमिक जो प्रॉपर्टी है वो उसका सिर्फ ट्रस्टी है, वो उस पर सिर्फ इसलिए काम कर रहा है ताकि वो औरों के लिए भी उससे कुछ अच्छी चीज़ें बना के उनके लिए भी, सोसाइटी के लिए भी काम कर सके। तो ये जो ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल है वो अपने
इस लेबर फिर्म में यूज़ करते हैं। और कहते हैं जो ये इकोनॉमिक्स है उनकी ट्रस्टीशिप वाली इकोनॉमिक्स, इसमें वो टोटली अपोज करते हैं किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन का, कि एक ग्रुप या एक कंट्री दूसरी कंट्री का एक्सप्लॉयट करे या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को एक्सप्लॉयट करे। ठीक है, इसीलिए गांधी जी चाहते हैं कि ऐसा एक सिस्टम बने जिसमें जो एनवायरनमेंट, फ्री एनवायरनमेंट में हर कोई काम कर सके, वो अपने काम को चूज़ कर सके और अपनी ड्यूटीज़ को, लेबर को परफॉर्म कर सके फ्रीली। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो इंडियन गुड इंडस्ट्री है उसका रिवाइवल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे किसी को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाता था। अब इससे क्या होगा, लोगों को अपनी खाने पीने की चीज़ें, अपनी फीड के लिए चीज़ें खुद ही मिल जाएंगी और कोई सफ़र नहीं करेगा किसी भी तरीके की भूखमरी से, हंगर से। और गांधी जी इन्फेसाइज करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, लाइक मेकिंग जैगरी, थ्रेशिंग ग्रास, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, पेपर मेकिंग, लेदर वर्क, इन सब छोटी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि जो पुअर हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। और उनका ये बिलीव भी था कि जब भी सोशल और इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होगा वो इसी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, बट एक सैड डे आता है ऑन 30 जनवरी 1948 को, नाथूराम गोडसे नाम का इंसान गांधी जी को शूट कर देता है। सो गांधी जी गॉट डेड ऑन दिस डे। फिर उनकी डेथ के बाद में नेहरू जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द PM ऑफ इंडिया दैट टाइम, तो वो रेडियो में अनाउंस करते हैं बाय सेइंग दैट द लाइट ऑफ आवर लाइफ इज गॉन, वी आर नाउ सराउंडेड बाय डार्कनेस फ्रॉम ऑल साइड्स एंड आई एम अनेबल टू फिगर आउट what to say, how to say, for the father of nation whom we said Bapu, loving is no more. So this is very sad day of Indian history. So this is it of Gandhi. Thank you for watching. Do like and subscribe this channel.